नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त होती है। तो देखो दोस्तों, एक ही समय पर और दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए डेटा संचार विधि जो प्रयुक्त होती है वो है फुल डुप्लेक्स। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हमें डेटा संचार विधि को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जो डेटा संचार विधि यानी कि डेटा टेलीकम्युनिकेशन है, ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स, तीसरा होता है सिंप्लेक्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाफ डुप्लेक्स क्या है। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं से होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा का संचरण होता है। मान के चलिए कि आप यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस समय डेटा भेज सकते हैं इस साइड से, और आप इस साइड से भी यहाँ पर डेटा भेज सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा भेज सकते हैं। कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉकी टॉकी है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। 4-5 ऑप्शन लिख देगा, कह देगा मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो या फिर टीवी। तो वॉकी टॉकी आपको क्लिक करना है। कैसे होता है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, एक जैसे सेना की टुकड़ी होती है, ठीक है, और सेना की जो टुकड़ियां होती हैं वो मैक्सिमम अभी भी वॉकी टॉकी का ही प्रयोग करती हैं। मान के चलो एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर बैठी हुई है और इनकी जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान कहीं पर भी ड्यूटी लगी है, और कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये क्या करेंगे, ये कांटेक्ट करेंगे अपने हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर कांटेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना मैसेज पहुँचाएंगे क्या, कि यहाँ पर बहुत ही इमरजेंसी आ गई है, हमें और फौज की ज़रूरत है। तो जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी आ गई है और हमें और फौज की ज़रूरत है, और उसके बाद बोलते हैं ओवर। ठीक है, ओवर बोलते हैं, और ओवर बोलने के बाद हेडक्वार्टर वाले बोलते हैं कि आपके नज़दीक ही एक हमारी सेना की टुकड़ी है, हम 1 घंटे में उस टुकड़ी को आपके पास पहुंचाते हैं, ओवर। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी ओवर बोलते हैं। ओवर क्यों बोलते हैं, इनका मतलब ये होता है कि हमने अपनी बात खत्म कर दी है, अब आप अपनी बात बोलिए। ऐसा क्यों करते हैं, यदि यहाँ से ये बोलेंगे, यहाँ से ये बोलेंगे, ठीक है, तो एक ही समय में डेटा का संचार जो है दोनों दिशाओं से होने लगेगा और डेटा आपस में टकरा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉकी टॉकी माना जाता है। अब हम देख लेते हैं फुल डुप्लेक्स को। ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें डेटा का संचार एक समय में दोनों दिशाओं से संभव होता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से भी भेजते रहिए, यहाँ से भी भेजते रहिए। ठीक है, यहाँ से आपको जो करना है वो करिए। इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या होता है, अपने जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें फुल डुप्लेक्स लगा होता है। ठीक है, तो गप्पे आते रहिए, यहाँ से सोना बाबू करते रहिए, वहाँ से जो करना है करते रहिए, डेटा आपस में नहीं टकराएगा और नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार का एक सिंप्लेक्स होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, तो इसमें डेटा का संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है। ठीक है, अर्थात इसमें या तो अपनी सूचनाओं को केवल भेज सकते हैं या फिर केवल प्राप्त कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है रेडियो। ठीक है, रेडियो में आप क्या कर सकते हैं, तो या तो वहां से बोलने वाला केवल बोल सकता है, आपको सुन नहीं सकता, या फिर आप उसमें सुन सकते हैं, आप उसमें अपनी बात रख नहीं सकते, अपनी बात बोल नहीं सकते। तो सिंप्लेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण रेडियो हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों ये कई दफ़ा पूछे गए हैं, और आप जब तक इसको समझते नहीं हैं तो आप एग्जाम में इनको गलत करके आ जाते हैं और बोलते हैं सर कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछे गए थे। भैया क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे गए, एक बार आप समझ के और अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे वार्म बूटिंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वार्म बूटिंग मैं आपको बता चुका हूं कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है
इसमें डेटा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑन कंडीशन में अपना कंप्यूटर है और उसको आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डला है उसको नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपने डेटा को नुकसान किस प्रकार की बूटिंग में हो सकता है, वार्म बूटिंग में, कोल्ड बूटिंग में, शटडाउन में। ठीक है, तो वार्म बूटिंग में अपने डेटा को नुकसान हो सकता है। अब कोल्ड बूटिंग को हम समझ लेते हैं। दोस्तों कोल्ड बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में ऑन करना, कंप्यूटर हमारा बंद है, ठीक है, और इसको ऑन करना, चालू करना, ठीक है, ये कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और इसमें जो अपना डेटा होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा है या फिर जो अन्य हार्डवेयर हैं, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, डेटा के नष्ट होने की संभावना नहीं होती। तो वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया। तो देखिए दोस्तों, जो परम है यह क्या है, ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों वो है परम, ठीक है। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था, दोस्तों इसको सीडेक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसको कब डेवलप किया गया था, तो 1990 में, और पुणे में इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोर्ट्रान, एलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। दोस्तों नींव का पत्थर ये किस कंप्यूटर लैंग्वेज को कहा जाता है, बेसिक लैंग्वेज को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो कंप्यूटर की अदर लैंग्वेज हैं जैसे फोर्ट्रान, एलगोन, पास्कल, ठीक है, तो आदि को सिखाने में मदद मिलती है। और दोस्तों जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, तो बेसिक का फुल फॉर्म भी कई दफे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई दफे पूछा जाता है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों साइबर लॉ कंडीशन लगी है, साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों साइबर लॉ में डॉस का जो फुल फॉर्म है ये डेनियल ऑफ सर्विस होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के संबंध में यदि डॉस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर के संबंध में और साइबर लॉ के संबंध में, दोनों के संबंध में डॉस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो हैं ये कंप्यूटर की 4th जनरेशन से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। फिर जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर काय का यूज़ किया जाने लगा, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ हम करने लगे। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप का यूज़ करने लगे थे, ठीक है, आईसी चिप का यूज़ होने लगा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए तो आईसी चिप की जगह किस चीज़ का यूज़ होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ शुरू हुआ था फोर्थ जनरेशन में। यहाँ से जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग होता था, थर्ड जनरेशन में किसका होता था और फोर्थ में किसका होता था, ठीक है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो सभी को आप अच्छे से समझ लीजिए, सभी को नोट कर लीजिए या फिर अभी के अभी इन सभी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है या फिर इसी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और ये किसको कहा जाता है, दोस्तों ये रोम को कहा जाता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम को हम जान लेते हैं, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है, रैम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर
डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई को बंद करते हैं या फिर कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो रैम में जितना भी डेटा है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। और एक होता है रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें चाहे पावर सप्लाई बंद हो जाए या फिर आप कंप्यूटर को बंद कर दें, इसमें ऑटोमेटिकली डेटा नष्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये जो रोम है ये परमानेंट मेमोरी यानी कि ये स्थायी मेमोरी है, या फिर इसको आप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर से हाल ही में मिटाई गई फाइलें यानी कि जो रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर से जो भी डिलीट की गई फाइलें हैं वो अस्थायी रूप से डिलीट होती हैं। ठीक है। और वो अस्थायी रूप से डिलीट होकर कहाँ पहुँच जाती हैं, तो वो रिसाइकल बिन में पहुँच जाती हैं। ठीक है। और यहाँ से रिसाइकल बिन से उन फाइलों को क्या कर सकते हैं, हम उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। उन फाइलों को रीस्टोर भी किया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि यदि उन फाइलों को शिफ्ट के साथ में डिलीट किया गया है, ठीक है, शिफ्ट के साथ में डिलीट किया जाता है, तो वो फाइलें जो हैं वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी और वो फाइलें स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। अब उनको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। शिफ्ट के साथ में यदि आप डिलीट करते हैं फाइलों को तो वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं और वो रिसाइकल बिन में फिर नहीं जाती हैं और उनको रीस्टोर भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। दोस्तों, जो हमारा सीपीयू होता है इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड उदाहरण है। इन 4 में से किस चीज का उदाहरण है एमएस वर्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। देखो दोस्तों, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फिर जितने भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो सभी जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इन 4 में से ऐसा कौन सा बटन है जो कि ओके को उपयोग के लिए लाया जाता है। दोस्तों, जो लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है, जो लेफ्ट क्लिक होता है माउस का वो ओके के उपयोग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। माउस में मुख्यतः कितने बटन होते हैं, तो माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट क्लिक, ये वाला, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है राइट क्लिक और तीसरा होता है स्क्रॉल व्हील, और ये चौथा यहाँ पर बना है, ये सामान्यतः सभी माउस में नहीं होता, ये स्पेशल की है। तो ये जो 3 बटन होते हैं और इसमें जो लेफ्ट क्लिक है इसका यूज़ हम करते हैं ओके के उपयोग के लिए, और दोस्तों जो राइट क्लिक होता है ये वाला, ठीक है, तो इसका क्या यूज़ होता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी देखना है तो हम क्या करेंगे, तो हम राइट क्लिक का यूज़ करेंगे। ठीक है। और जो स्क्रॉल व्हील होता है तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम ये जो बटन लगा हुआ है स्क्रॉल, इसका हम यूज़ करते हैं। सभी लोग ये जानते भी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में जो विंडो डली होती है, जो विंडो इंस्टॉल होती है, चाहे विंडो एक्सपी हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या फिर विंडो 10 हो, सभी विंडो किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों, सभी विंडो एग्जाम्पल होते हैं सॉफ्टवेयर का। ठीक है। और पूछा जाए कि किस सॉफ्टवेयर का, तो आप कहेंगे कि सभी विंडो जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। सभी लोग फटाफट से आंसर लगाएं, और मुझे पता है कि 70% स्टूडेंट जो हैं इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे। आंसर लगाएं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। फटाफट से सभी ने आंसर लगा दिया। तो दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ये किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फटाफट से बताइए किस किसने इसका आंसर चार्ल्स बेबेज लगाया था। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन समझा दूं। कंप्यूटर विज्ञान का जो पिता है ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और दोस्तों, एलन ट्यूरिंग इन्होंने सबसे पहले कब, इन्होंने 1946 में सबसे पहले
आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी? एलन ट्यूरिंग ने, और इनको कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग आपको क्लिक करना है। तो आंसर में ये भी बता देना है कि आपने किस किस ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यूएसबी के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों यूएसबी और इसके खोजकर्ता कौन है? अजय भट्ट जो हैं इसके खोजकर्ता हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यूएसबी टर्म यूज हुआ है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और अजय भट्ट ये कौन है जिन्होंने यूएसबी की खोज करी? तो दोस्तों ये अपने भारत के जन्मे हैं, लेकिन ये अमेरिकन आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। और इन्होंने ही यूएसबी की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हिंदी आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी का ज्ञाता का ज्ञान भी यहाँ पर कम पड़ जाएगा। शब्द संसाधन क्या वर्ड है, हिंदी छोड़ो, इंग्लिश क्या लिखा है? वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो पेज मेकर है ये भी वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है, वर्ड स्टार भी वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है, और जो एमएस वर्ड है ये भी वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये क्या होते हैं? तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें हम वर्ड को लिखकर उनकी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम अपने वर्ड लिखते हैं, ठीक है, और उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, उनके फॉन्ट के हम साइज बदल सकते हैं, उनका कलर बदल सकते हैं, उनकी स्टाइल बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन सॉफ्टवेयरों में हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे नोटपैड है, ठीक है, जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, एमएस वर्ड है, वर्ड स्टार है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के ही उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर निम्न में से किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों जो कंप्यूटर प्रिंटर है ये कैसा डिवाइस है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्कैनर, ठीक है, स्कैनर पूछा जाए किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर में हम अपनी फोटो रखकर और कंप्यूटर में लाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आ रहा है, इनपुट हो रहा है, ठीक है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में जो फाइलें डली हैं उनका प्रिंट बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरली ये क्वेश्चन आपको पता भी रहना चाहिए। वाईफाई का जनक किसको कहा जाता है? वाईफाई का जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों वाईफाई का जनक जो है ये विक हेस को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 और नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों विंट सर्प लिखा है। विंट सर्प कौन है? दोस्तों विंट सर्प जो है ये इंटरनेट के जनक हैं। कौन है? इंटरनेट के जनक हैं। टिम बर्नर्स ली लिखा है, ये कौन है? दोस्तों ये डब्ल्यू के जनक है, ठीक है, ये डब्ल्यू के जनक हैं। और रे टॉमलिंसन लिखा है, ये कौन है? तो भैया ये ईमेल के जनक हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, और चारों फैक्ट जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाईफाई के जनक कौन है? तो विक हेस हैं। ओके, चारों को याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम यदि मानव पढ़ सकता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को यदि मानव पढ़ सकता है तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, JDBC का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों JDBC का जो फुल फॉर्म है ये होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? दोस्तों पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों जीरोक्स कंपनी जो है ये कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका देश की कंपनी है। ओके, और दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। दोस्तों यूजर इंटरफेस इसका मतलब ये है कि यूजर किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में आसानी से इंटरफेस कर सके, आसानी से उसको समझ सके, वो होता है यूजर इंटरफेस। ओके, और यूजर इंटरफेस जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है
GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब देखो दोस्तों, जो GUI है ये क्या होता है, ग्राफिक्स के माध्यम से यूजर जो है ये आसानी से इंटरफेस कर सके उस एप्लीकेशन के साथ में, उस सॉफ्टवेयर के साथ में, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जैसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे मैसेज एप्लीकेशन है, ठीक है, मैसेज एप्लीकेशन में एक मैसेज का इस प्रकार से सिंबल भी बना देंगे, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ग्राफिक्स देखकर, वो फोटो देखकर उस एप्लीकेशन से आसानी से इंटरफेस कर पाता है। ठीक है, तो जैसे वीडियो का एक एप्लीकेशन होता है ना मोबाइल में, ठीक है, तो वीडियो लगा देते हैं गैलरी में, फोटो दिख जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है, उस टूल्स का नाम लिख देना, ठीक है, जैसे गैलरी टूल है तो गैलरी टूल का नाम ही लिख देना, ठीक है, ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि CUI। ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, इंटरनेट पर पब्लिश होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र जो है वो था पत्र द हिंदू। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, पत्र द हिंदू जो है ये अंग्रेजी का समाचार पत्र है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में। और ये सबसे पहले इंटरनेट पर पब्लिश होने वाला इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर बना था। और ये इंटरनेट पर कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1995 में इंटरनेट पर पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो है ये इस न्यूज़पेपर ने अपने नाम पर कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप फेसबुक चलाना चाहते हैं और गूगल पे आप शॉर्ट में लिख देते हैं FB, और FB लिख के आप क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये जो रिजल्ट हैं ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ये शब्द के फॉर्मेट में तो होते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज खुल जाता है लॉगिन वाला। ID पासवर्ड लिखकर आपको लॉगिन करना होता है। दोस्तों, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो शब्द यहाँ पर रिजल्ट के रूप में आए थे, इन पर आपने क्लिक किया है, ठीक है, तो ये और आप दूसरे पेज पर जंप हो गए, तो इन शब्दों पर क्या था, इन पर था हाइपर लिंक। ठीक है, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, हाइपर लिंक कहेंगे, क्योंकि इन शब्दों पर हाइपर लिंक नहीं होता तो आप दूसरे पेज पर जंप नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जिन पर क्लिक करके एक नया पेज खुल जाता है उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीलॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है। दोस्तों, वीलॉग शब्द जो है ये दो शब्दों का संयोजन है, वेब और लॉग। ठीक है दोस्तों, वेब शब्द जो है, ठीक है, वेब शब्द में से लास्ट से वी लिया गया और लॉग पूरा ले लिया गया, तो इस प्रकार से एक शब्द बन गया वीलॉग शब्द। ठीक है, हाल फिलहाल NTPC का एग्जाम हुआ था, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वीलॉग शब्द जो है ये किन दो शब्दों का संयोजन है, तो वेब और लॉग दो शब्दों का ये संयोजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो है ये होती है लोगो। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेशन लैंग्वेज। तो लॉजिक LOG ओरिएंटेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप याद रखेंगे। और इस भाषा का प्रयोग प्रायः बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, प्रथम गणना यंत्र यानी कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है। दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र जो है यह है अबेकस। C ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और इसमें अबेकस ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन था गिनतारा। क्या ऑप्शन था, गिनतारा इसमें ऑप्शन था। आप लोग ये डिवाइस जो है देख पा रहे होंगे, ये अबेकस है और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गिनतारा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी पता था कि प्रथम गणना यंत्र यानी कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस जो है ये अबेकस है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अबेकस को ही क्या कहा जाता है, गिनतारा कहा जाता है, और वो क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको गिनतारा हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो
तो फटाफट से अभी के अभी लाइक कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन आया है उसको प्रेस कर लें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार के हम कंप्यूटर जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुके हैं 8, ठीक है। और ये हमारा कौन सा वीडियो है, ये हमारे 9वें नंबर का वीडियो है। तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपको कंप्यूटर में कुछ सीखना है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।